नमस्कार। जनचौक के इस विशेष कार्यक्रम मेरी तेरी उसकी बात में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि जनचौक की एक नई कार्यक्रम श्रृंखला है जिसमें हम राजनीतिक घटनाक्रम पर सीधे तौर पर बात नहीं करते, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह समाज में व्यक्तियों के आपसी संबंध और उनके व्यवहारों में क्या बदलाव आ रहा है, उस पर हम एक नए विशेष मेहमान के साथ बात करते हैं। आप रहे हैं जो इस वक्त सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। वैसे तो वो लंदन में भी रही हैं और भारत के कश्मीर से उनका रिश्ता है। तो बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत इस्तकबाल है आपका नादिया प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक पब्लिक स्पीकर के सामने इस दौर में, जिस दौर में हम अभी रह रहे हैं, क्या मुश्किलें हैं, हमें बताइए कि एक पब्लिक स्पीकर के बतौर आपने जब कभी स्कूल में बचपन में बोलना शुरू किया होगा और जब अब बोलने के मौके या तो कम हो रहे हैं या उन पर कोई बंदिशें आयद हैं, तो ऐसे में एक पब्लिक स्पीकर के दिल का हाल क्या होता है, हमको बताइए। बहुत शुक्रिया सर इस सवाल का कि हाँ, मेरा जो तजुर्बा है वो बहुत सादा-सा है क्योंकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, वहाँ के एक गाँव से है। वहाँ से निकल के अचानक जैसे ही हम यूके गए पापा के साथ वहाँ पे फैमिली में, कॉलेज में जब हमें मौका मिला स्कूल्स में वहाँ पे, तो वहाँ पर हमारे लिए जो पहला बैरियर था वही लैंग्वेज था। तो पहले तो हम बड़े डरे रहते थे कि भाई कोई बात ना करे, अगर किसी ने किया तो भाई पकड़े जाएँगे क्योंकि हमें ना इंग्लिश सही से आ रही है, ना हम कल्चर समझ पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस तो आप समझ ही सकते हैं कि किस कॉर्नर पे था। लेकिन चूँकि हम एक लगन होती है, वालिद साहब का इंटरेस्ट वो हमें ज़बानें सिखाना चाहते थे। तो मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल ही कोने में रहता था। फिर अचानक एक ऐसा मौका आया जहाँ पर उन्होंने कहा कोई बोलने वाला बंदा है, तो अब आया ज़हन में कि ठीक है, खड़े हो जाते हैं, बहुत होगा, बेइज़्ती होगी, वैसे भी अंदर से तो फ़ील कर ही रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हुए बोलना शुरू किया तो उस वक़्त मुझे पता चला कि ये जो डर है, ये अकेले मेरे साथ नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। इवन वो लोग जो ज़बान को जानते हैं, वो भी उतने ही डरे हुए हैं। बस उन्हीं के डर और अपने डर को लेकर एक ताकत सी मिलती गई। जब हमने बोलने शुरू किया तो बहुत से डरे हुए लोगों को हौसला मिला, उन्होंने तालियाँ बजा दी। हमें लगा हम ज़रा बहादुर हो गए हैं और फिर ये खौफ चलता गया और फिर एक बार फिर आहिस्ता-आहिस्ता खुद को झलकाना शुरू किया और फिर एक बार स्पीच से शुरू किया, फिर उसके बाद मौका मिला मुझे थिएटर करने। वहाँ कॉलेज में जो थिएटर था वहाँ पर एक ड्रामा लिखा और किया। मतलब पहले तो सोचा था टमाटर पड़ेंगे, मगर टमाटर तो नहीं पड़े, लेकिन लोगों ने जो है वो कहा कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप स्टेज पे चढ़ गई, हम तो चढ़ ही नहीं सकते थे। तो फिर वहाँ से पता चला फिर थोड़ी शेर हो गई। फिर मैंने कहा ठीक है, तो जब तो बस अपने ही जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ मेरे जैसे लोग हों, अपने और उनके डर को एक करके मैं बोलना शुरू कर देती हूँ और उनसे सीखती हूँ। बस यही यही सफ़र होता है, यही डर जो होता है। मेरा एक बहुत पसंदीदा एक फ़िल्म है जिसमें एक कोट था कि "फ़ियर इज़ वेरी रियल, डेंजर इज़ वेरी रियल, बट फ़ियर इज़ अ चॉइस।" फेयर इज़ ये अ फ़ियर इज़ अ चॉइस, हुँ, सो डेंजर इज़ वेरी रियल। तो मतलब जो एक खतरा है वो तो यकीनन उसकी अपनी एक हकीकत है। पर जो उससे डरना है वो आपकी अपनी चॉइस है। आपके अपने इख्तियार में आप उससे डरें या ना डरें। तो उस चॉइस का इस्तेमाल मैंने करते हुए बस अब यही है, कोशिश कर लेती हूँ कि जैसा मैं बोल सकूँ, बोलती हूँ। मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ तो इसलिए नहीं, नहीं, अभी तो ये वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है कि बोला जाए, लेकिन सवाल है कि जब शुरुआती डर को आपने जीता और बोला, तो क्या बोला था तब? अ, शुरुआती डर को जीत कर बोला क्या था? अब डर ये था कि ड्रामा था अनारकली का। अब मुझे डायलॉग याद थे अनारकली के। तो जिस लड़के को हमने कहा था कि उसने अकबर का रोल करना है, उसके पेपर्स थे और उसने कहा कि टाइम ज़ाया हो रहा है। वो चला गया और उन्होंने कहा कि अब एक काम करो कि आप दाढ़ी मूँछ लगाइए और आप अकबर बन जाइए क्योंकि हमें नया अकबर मिलने में टाइम लगेगा और अनारकली के डायलॉग जो हैं, वो हर लड़की को याद है। अब अब वहाँ जो सबसे पहला डर यही था कि बोलना था। अनारकली वाला डायलॉग में मुझे खाली सिर्फ़ रोना था और कहना था कि ज़िल इलाही रहम कीजिए। अब
जैसे ही वहाँ पर मुझे अकबर बनाया गया, तो पहला डर ये था कि डायलॉग मुझे आते नहीं थे, तो मैंने अपना डायलॉग बोला कि ज़िल्ले इलाही रहम नहीं करेंगे, क्योंकि अनारकली को डायलॉग नहीं आते थे और तालियाँ बज तो ये मेरा पहला, ये मुझे आज भी याद है। तो उसके बाद फिर मुझे स्पीच करने का मौका मिला। मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सुना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली बहुत सारे बड़े-बड़े स्पीकर्स को सुनने की। मैंने कई बार बहुत सारे बड़े नामचीन लोगों को बोलते हुए सुना जो कि यूनिवर्सिटी में आते थे और अपनी स्पीचेज़ देते थे, तब हम कॉलेज में थे। तो उस वक़्त हमें उनको सुन के बहुत अच्छा लगता था कि ये तो एक दिन हम भी यूनिवर्सिटी में जाएँगे और इन्हीं की तरह डिबेटिंग सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। तो जब तो उनको सुनने के बाद स्पीच की, तो एक और स्पीच में फँस गए क्योंकि स्पीच भूल गई थी। तो उसमें फिर ये किया कि अपने पास से कुछ जोड़-तोड़ के लगा दिया। उस दिन मुझे ये पता चला कि आप जो कह रहे हैं, वो आपको पता है। सुनने वाला नहीं जानता आप क्या भूल गए हैं। तो गलती वो जो आप सामने वाले के हाथ में पकड़ाएँ। तो वो गलती जब मुझे समझ में आ गई कि ये गलती नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को आप बता दें कि आपको आता नहीं है। तो गलती वो आप करते हैं, ये सामने वाले को बता के। सामने वाला गलती नहीं पकड़ता, सामने वाला तो आपके फ्लो में जा रहा है, वो उसी को ट्रेंड मानता है। तो मेरी कई छोटी-मोटी टेक्निक्स जब मैंने देखा कि दूसरे स्पीकर्स एक-दूसरे की ऐसे पकड़ लेते हैं, हमारे लिए वो गलती होती है लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस कहता है कि हमने जो किया वो हमारा ही तरीका था। यही हमारा पोएटिक लाइसेंस है। तो नादिया, ये जो दोनों वाले एक्सपीरियंस के, ये कहाँ पर हो रहे थे? लंदन में ही दोनों? जी हाँ, लंदन में ही हो रहे थे। तो चूँकि मेरा कॉलेज वहाँ पे था, मैं कैम्ब्रिज मुझे एडमिशन मिला था, फिर उसके बाद मैंने जब एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, तो फिर वहाँ मौका मिलता गया, कुछ थिएटर की अपॉर्च्युनिटी मिली, क्योंकि मैं थोड़ी-सी, मुझे ये बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अब मुझे हर जगह तो मैं बोल नहीं सकती थी। तो पता चला ड्रामे में किसी इंसान को बोलने के लिए चाहिए, तो और मैं थोड़ा लिखती भी थी, तो मैं ड्रामे लिखती थी, कॉमेडी। तो मैंने कहा कि अब उन्होंने कहा कि हमें इतना कोई कैरेक्टर तो नहीं, आप और क्या कर सकती हैं? मैं कहा मैं लिखती हूँ और मैं जो लिखती हूँ वो सीरियस नहीं होता, वो कॉमेडी होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कॉमेडी कर दीजिए, सीरियस हम करवा देंगे आपसे। तो बस उसी तरह तजुर्बा बढ़ता गया। पर एक चीज़ का एहसास हुआ, वहाँ मैं कश्मीरी डायलेक्ट में बात करती थी। मेरे घर में तो कोई उर्दू इतनी अच्छी नहीं बोलता था। तो हमने उर्दू सीखी। उर्दू वाले साहब को शौक था, हमें पंडित जी ने उर्दू पढ़ाई। फिर वहाँ पे हमें टीचर मिले। कौन मिले? जो थिएटर के लोग थे। उनमें कोई दिल्ली का था, कोई लखनऊ का था। उन्होंने कहा कि आपकी ज़बान साफ़ करनी होगी। अब मेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मैं तो जैसी उर्दू बोलती थी, वो ना साफ़ थी, ना तरीका साफ़ था। बस मैं बोलती थी। तो सही बोलने में और सिर्फ़ बोलने में बहुत फ़र्क होता है। और फिर क्या बोलना है, वो भी एक स्टेज था। तो डर के बाद ये जो मरहले हैं, ये तय किए और सिर्फ़ बोलना नहीं है, पैगाम पहुँचाना है। आवाज़ तो जानवर भी निकाल लेता है, पर पैगाम इंसान पहुँचाता है। तो वो एक अहम चीज़ जो है वो मुझे सीखने को मिली, तो जिसके लिए मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ इतने बड़े-बड़े लोगों की कि उन्होंने अपने तजुर्बे से मुझ जैसे लोगों को बहुत रोशनी दी है। और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम मरहला वही था, जहाँ इतने एक साधारण से बैकग्राउंड से निकल के जब मैं वहाँ गई, तो मुझे ये समझ में आ गई कहाँ हमने स्कूल की सही शक्ल नहीं देखी थी और जब वहाँ गए तो हमें लाइफ़ में बहुत सारा चेंज मिला। और वहाँ मैंने ग्रो किया, क्योंकि मेरे पास था नहीं। जिस इंसान के पास कुछ होता नहीं है, वही इंसान कदर समझता है जब उसको कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलती है। वहाँ बहुत सारे लोग थे, वहाँ ड्रामे होते थे, कोई जाता नहीं था, लिटरेचर का काम था, कोई नहीं करता था। और मुझे जो आके कहता था कि भई आप ये कर लीजिए, फिर किसी ने कहा बुक ट्रांसलेट कीजिए, कम्युनिटी को हेल्प करनी है। कुछ आप जैसे अच्छे लोग थे जो कि माशरे में कुछ करना चाहते थे, तो वैसे लोगों ने तो हमने भी किताब ट्रांसलेट की, वहाँ से लिखने का कॉन्फिडेंस आ गया। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की और उसके बाद मुझे लगा कि बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलते हैं, तो पैगाम है, अगर आप नहीं बोलते हैं, तो सिर्फ़ आप खामोश हैं और खामोशी सिर्फ़ खामोशी होती है, उसे जज किया जा सकता है, पैगाम पहुँचाया जाता है। तो ये चीज़ मैंने सीखी। तो क्या पैगाम पहुँचा रही हैं आप फिर? पैगाम ये है कि अगर मेरे जैसा बंदा एक साधारण जगह से निकल कर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जा सकता है,
और मैंने कभी स्कूल कश्मीर में नहीं पढ़ा। घर पे ही उस्ताद आते थे, पढ़ाते थे, स्कूल ही बंद रहते थे, हालात ही ऐसे थे। फिर जब हम वहाँ आए, तो बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि भई लड़कियों को इतना क्या पढ़ाना, घर में बिठाइए, थोड़े अरसे बाद शादी कर दीजिए, सेट हो जाएँगी और ज़िंदगी ठीक है बस और क्या, जॉब क्या करवानी, पढ़ाना क्यों, आपको उनसे पैसे चाहिए क्या चाहिए आपको मज़ीद उनसे, बहुत सारे इख्तलाफ़ात थे जिनको फेस करना मेरे वालिद साहब ने किया। मेरे वालिद साहब बड़े करीब रहे। मैंने उनसे एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में आप अपना काम करते रहिए। इतने इख्तलाफ थे मुझे खुद भी नहीं पता था कि एक दिन मैं कुछ कर पाऊँगी क्योंकि ऑपोज़िशन ज़्यादा थी। लोगों के ताने और बद्दुआएँ, दोनों में फ़र्क समझ नहीं आता था, बस इतना ही समझ आता था कि ये सफ़र मुश्किल है और तमाम लोगों के दावे हैं कि हम कामयाब नहीं होंगे। और मुझे खुद भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे पास इतना स्टैंडिंग है कि मैं पढ़ लिख कर इस जगह पर आ पाऊँगी। लेकिन जब मैं आ गई, तो मुझे एक ही एहसास होता है कि जब मेरे जैसा बंदा यहाँ आ सकता है, तो फिर कोई और क्यों नहीं आ सकता? और लड़कियों को भी आना है। हमारे ख़ानदान में बहुत सी लड़कियाँ आईं। तो जब मैं अपनी वालिदा के जनाज़े पे गई कश्मीर में, तो कोविड में उनका इंतकाल हुआ और जब मैं गई, तो वहाँ पर वो लोग जिन्होंने कहा था कि आप हमारे घर ना आया करें क्योंकि आपको देख के हमारी बेटियाँ भी डिमांड करती हैं कि हमें बहुत इंडिपेंडेंट होना है। तो वहाँ जब उन्होंने ये कहा कि अब हम चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ आपके जैसी हों और हम उन्हें पढ़ा रहे हैं ताकि वो एक दिन आपकी तरह इंडिपेंडेंट हों। उस दिन मुझे लगा कि जो मेरे वालिद साहब ने किया वो ठीक किया। अगर एक इंसान की सोच इतना फ़र्क ला सकती है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। अगर मैं बोल सकती हूँ, तो मुझे वो बोलना चाहिए जिससे किसी को रोशनी मिले। यही एक छोटी-मोटी ज़हनियत है, लेकिन पैगाम पहुँचाने वाले लोग बड़े होते हैं। अभी तो हमने सीखना है और अच्छा, लेकिन आपने ये बताया कि कश्मीर में स्कूल बंद रहते थे और घर में पढ़ाई हुई। कब तक ये सब कहानी चली? यानी कि कश्मीर में आप कितनी उम्र तक या किस साल तक रहीं? मेरा ख़्याल है कि मुझे जहाँ जितना होश था उतना शायद 9-10 साल कोई ऐज होगी जितना मुझे याद रह सका, बड़े छोटे बचपन के वाक़यात थे। और मेरे वालिद साहब बड़े परेशान थे कि अगर मैं इनको अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकूँगा, उनको शौक था भेजने का। और घर वाले इस बात पे ख़ानदान राज़ी नहीं था कि आप लड़की को बाहर भेजें, स्कूल बंद रहते हैं, हालात ठीक नहीं हैं, कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, कौन ज़िम्मेदारी लेगा? तो उस वक़्त जो है वो फिर उसके बाद हम यूके चले गए। यूके जाने के बाद फिर वहाँ पे फिर मेरी जो स्कूल में एडमिशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग भी हुआ क्योंकि गैप था मेरे पास स्कूल का था नहीं। तो फिर वहाँ पे फिर हमने उसको ब्रिज किया एंड दिस इज़ समथिंग हैपेंड। तो जो भी एग्ज़ाम बोर्ड के होते हैं, तो वो मैंने और मेरे भाई ने अटेम्प्ट किए थे और पर उसी कागज़ को हम ले गए और बस उसी सिलसिले में हुआ बाकी के सिलसिले और फिर पढ़ाई हुई। जी, आप कह रही थी नादिया कि आप ऐसे ग्रुप्स का, ऐसे क्लब्स का हिस्सा हैं, जहाँ पर पैगाम पहुँचाने को लेकर एक थोड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट चल रहा है। जी हाँ। उसके आगे बोलिए, बीच में नेटवर्क में ग्लिच आ गया था। जी, जी। तो जी। जी हाँ, मैंने बताया ऐसा कि मैं ये बता रही थी कि मैं इस वक़्त जो है वैसे तमाम ग्रुप्स का हिस्सा हूँ जहाँ पर हम ये डिस्कशन करते हैं। जहाँ इनिशिएटिव ये है कि भई हमारे देश में ऐसा क्या रिफ़ॉर्म हम ला सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जुडिशरी हो, सेहत हो, इकोनॉमिक्स हो। जहाँ कोई अच्छा टैलेंट मिलता है हम लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ। वहाँ मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी होते हैं जहाँ पे हमारी इनिशिएशन ये होती है कि यूथ का टैलेंट लेकर आएँ। अच्छा वो टैलेंट बाहर आएगा, तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन हमारे देश में ही है, हर प्रॉब्लम का। लीडर्स भी इसी में ही हैं। तो ये बहुत अच्छा रिफ़ॉर्म्स लेके आ सकते हैं। हमें बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी-कभी लगता था कश्मीर में रहते हुए कि शायद बाहर क्या दुनिया है, क्या नहीं है। अब जब एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला है, व्यू मिला है, तो अब ये एहसास होता है कि हमारी कंट्री में जितने विज़नरी लोग हैं उतने तो किसी कंट्री में है ही नहीं क्योंकि इतने सारे इंग्लिश स्पीकिंग हैं। हर ऑर्गनाइज़ेशन में आज दुनिया की दूसरा बंदा अगर आप देखें तो इंडियन है, वो सीईओ है, पोज़ीशन पे है। यही लोग इतनी काबिलियत रखते हैं कि ये अपने जो अंदरूनी इंटरनल जो अफ़ेयर्स हैं, उन मसाइल को हल कर दें। और यही नहीं बल्कि इन्हीं में से कोई लीडर्स आएँगे जैसा मुझे यकीन है और आकर देश की तकदीर बदलेंगे। तो उसी उसी टैलेंट हंट में हम सबसे बात करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं कि भाई इस मसले का क्या हल निकल सकता है और फिर जब मैं लोगों को सुनती हूँ, तो ये एहसास होता है कि भाई इतना टैलेंट
और इतना ज़हन इस देश में है। तो इसलिए और बात का मकसद आपका सवाल ये था कि देश के लिए क्या मोहब्बत पैदा होती है, तो मोहब्बत यही होती है कि एक अपने तौर पर जो एक कोशिश कर सकूँ, वो मैं कर सकूँ। ये एक इंडिविजुअल सोच है, जो मुझे महसूस होती है। तो ऐसी मोहब्बत हर किसी को होती है। आज तो सोशल मीडिया ऑन है, तो लोग अपने देश के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं, तो उसमें थोड़ा-सी एफर्ट डालते हैं। इसी तरह हम भी इसी एक सोच का हिस्सा हैं, लेकिन उतने बड़े लोग नहीं हैं कि जो एक अहम काम कर रहे हैं, बस सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो यही एक सोच आती है। नहीं, अब ये देखिए, पैगाम पहुंचाना, ये सब इरादे तो बड़े ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से आप तो खुद एक आईटी प्रोफेशनल हैं, आप जानती हैं कि आईटी बूम या जिस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के बीच हम रह रहे हैं, उसमें ओपिनियन को रीओरिएंट करना, डीओरिएंट करना, उसको करप्ट करना ओपिनियन, उसके लिए एक बड़ा दुनिया भर में ये टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पैगाम पहुंचाने का इरादा आपका ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसको फेल करने के इरादे पैरेलली जिस तरह से चल रहे होते हैं, और अभी तो ये सिचुएशन है कम से कम अभी हिंदुस्तान जन्नत निशान में, कि जहाँ आप कोई बात किसी को बताने चलिए तो वो आगे से आगे उसके पास डिफरेंट दूसरे टूल्स से, व्हाट्सएप से कुछ ऐसे ज्ञान पहुँचे होते हैं पहले से कि वो रेजिस्ट करता है और सुनने को तैयार नहीं होता है। अभी मतलब एक सेकंड ओपिनियन क्या हो सकती है, उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जब आप ये सूरत हाल देखती हैं, तो ये पैगाम पहुंचाने वाला जो एजेंडा है वो तो काफ़ी दूर खिसकता जाता है। जी हाँ। ये स आपने बड़ा अहम पॉइंट उठा दिया क्योंकि ये ऐसा नुक्ता है, जब भी गुफ्तगू का आगाज़ होता है, तो 2 लोग सामने आते हैं, 2 तरह के माइंड सामने आते हैं। पहला वो जिसे सुनना नहीं है, दूसरा वो जिसे अपने अलावा किसी की बात करने नहीं देना, तो वो बोलता रहता है। तो ये दोनों ही बंदे बहस के लिए मुज़िर हैं। इनका बहस में शामिल होने का मतलब है कि अब बात का कुछ नहीं हो सकता। झगड़ा तो हो सकता है मगर गुफ्तगू नहीं हो सकती और उसका कंस्ट्रक्टिव एंड नहीं हो सकता। यहाँ काम आती है बड़ी समझदारी कि थोड़ी-सी फैसिलिटेशन कर ली जाए, मगर इसमें एक अहम चीज़ जो मैंने नोट की, जो इन रूम्स में मैंने समझा है सोशल मीडिया डिस्कशंस में, लोग भरे हुए हैं। हर किसी को कोई सुनने वाला ही नहीं है या सुनी ही नहीं गई है। मतलब हमारे पास जो लोग हैं, हमने उन्हें दिया क्या है? इनके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है फैमिली से, सोशल से, इनकी आवाज़ कहीं भी नहीं सुनी जाती। ना कहीं कोई बात करने वाला है, ना कोई फ़ोरम है। ऐसे आलम में जब इन्हें एक कोई जगह मिलती है, तो वहाँ ये सब उन्हें मिल जाता है जो उन्हें मिला है। क्योंकि सिखाया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया, बात करने की आदत डाली ही नहीं। तो वो लोग ज़्यादा वो हैं जिनके हाथ में माइक आ गया है, जो बोलना चाहते हैं। अब मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जो जितनी गुफ्तगू मैंने सियासी गुफ्तगू में लोगों के देखा है, लोगों के अंदर जितना जोश है, अगर कभी हमें मौका मिले कि हम सियासतदानों के लिए कोई काम करें, तो हम ये करेंगे कि माइक लोगों के हाथ में दे देंगे और स्पीकर इनके कान में लगा देंगे क्योंकि मेरा ख़्याल है, एक बार जब सारे लोग अपनी शिकायत अच्छी तरह से उनको बता देंगे, तो फिर उसके बाद तो गुफ्तगू हो सकेगी। क्योंकि मसाइल ज़्यादा हैं, सॉल्यूशन दिया नहीं गया। अगर किसी चीज़ का प्रैक्टिकल मॉडल और सॉल्यूशन होता, तो मेरा ख़्याल है कि लोगों के रवैये में तब्दीली आएगी। आजकल ये है कि लोग बस अपने आप को डिफेंड करके झगड़ा कर रहे हैं। उसकी वजह भी काफ़ी हद तक मुआशरे में ये माहौल है कि अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं और हर इंसान को बस यही नज़र आता है कि अब हमारी तो कोई सुनता नहीं है। अब जैसे मैं रूम्स के आपको बता देती हूँ, एक टॉपिक लगा सियासत के ऊपर, हमने बुला लिया सबको। अब किसी ने कहा कि भई ये जो पार्टी हमारी है ये वाली बहुत अच्छी है, दूसरे ने कहा नहीं भई ये वाली पार्टी अच्छी है और किसी को सबसे ही नाराज़गी थी। अब क्या हुआ कि एक आम आदमी की तरह अगर देखें तो मैं ये कहूँगी कि जी फलाँ बंदे में वाली खूबी बहुत अच्छी है, पर मुझे दूसरे बंदे की खूबी बहुत पसंद है। पर वहाँ ये हुआ कि उन्होंने कहा कि चाहे जो बंदा मुझे पसंद है, जो पार्टी मुझे पसंद है, अगर उन्होंने कुछ बुरा भी किया ना तो उनसे अच्छी कोई पार्टी हो नहीं सकती। तो उस और फिर उन्हीं बंदे से मैंने एक और रूम में बात की जो बिल्कुल एक चिल रूम था और वहाँ जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ी न्यूट्रल बात की। उन्होंने कहा हाँ, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने 4 बुराइयाँ भी गिनवा दी। तो मतलब जब बहस शुरू होती है तो उसकी हद तकरार है और तकरार का कोई नतीजा नहीं होता। लेकिन जब गुफ्तगू होती है तो उसका नतीजा भी होता है, उसका असर भी होता है और वही इंसान को आगे लेके जाती है। मौका कम है, बेकरारी ज़्यादा है लोगों में। तो बिल्कुल हम लोग अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जी, जी। नादिया।
जी, जी। अ, खुद अगर आपने इस पब्लिक स्पीकिंग तो उसका एक फॉर्म है, उसके जी। लिए जो आपने उसमें क्या बोलना है, मतलब बोलना तो है लेकिन क्या बोलना है, इसके लिए आप मवाद कहाँ से इकट्ठा करती हैं? यानी कि किस तरह का लिटरेचर, या फिर जिंदगियों से कौन से इंस्पिरेशन? थिएटर में तो आपने कहा कि कुछ लिखा भी, तो जाहिर है कि आप पढ़ती भी होंगी, जी, जी। ट्रांसलेशंस भी आपने किए। कौन से बिल्कुल। राइटर्स या कौन सा ऐसा धारा है जो इसकी डोर पकड़कर आपको अपना ख्वाब आगे पूरा होता हुआ दिखाई देता है? अच्छा, जैसे आपके सवाल जो है वो काफ़ी गहरा है और अगर देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल भी है। इसमें 2-3 पहलू हैं। पहली चीज़, मैं कैसे इसको तैयार करती हूँ। अ, ज़्यादातर चूँकि मैं इसका हिस्सा रहती हूँ, पहले तो पढ़ना पड़ता था कि भई क्या बात करनी है, थोड़ा-सा तारीखें पढ़ लो, खबर पढ़ लो और मवाद पढ़ लो उसको अच्छी तरह से। लेकिन अब चूँकि बातें घूम-घूम कर एक ही टॉपिक पर ज़्यादा होती हैं, तो फिर एक बार पढ़ना होता है, बाकी का लोगों से सुनकर और खुद पढ़कर काम चल जाता है कि बस वो जो पढ़ा था बस 1 हफ्ता तो यही काम आने वाला है। तो इस तरह से हो जाता है। कुछ उस गुफ्तगू को मज़ेदार बनाने के लिए मैं शेर पढ़ती हूँ और जिस राइटर जिसको मैं कहूँगी कि जिसकी सोच मुझे बहुत पसंद है, वो है जनाब अल्लामा इकबाल साहब। तो उनका शेर जो है कि उक़ाबी रूह सी बेदार होती है जिन जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंज़िल आसमानों पर। नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो उनके जो शेर हैं वो नौजवानों को बेदार करने और एक कौम को बढ़ाने के लिए हैं। तो जब मैं उनके शेर सुनती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि ये एक ऐसा नज़रिया है जो हमें सबको बताना है। अब जब मैं डिस्कशन में जाती हूँ तो मैं लोगों से कहती हूँ कि आप उन लो लीडर्स के लिए मत लड़ें, जिन्हें हम इतने अरसे से देख रहे हैं। असल लीडर तो आप हैं। क्योंकि ये जो लीडरशिप है, ये जो सोच है, ये भगत सिंह या बड़े-बड़े लीडर्स इनके आने का कोई मौसम या ज़माना तो होता नहीं है। ये तो इन्हीं मसाइल को देखकर आते हैं और उसके बाद ये लोग अपनी सोच को और अपनी लीड अप उस उन मसलों को हल करने के लिए अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इन्हीं लोगों में से लीडरशिप आती है और लोग इनको फ़ॉलो करते हैं। ये वक़्त हाज़िर के बागी होते हैं, पर आने वाली तारीखों के हीरो होते हैं। इन्हें तारीख हमेशा हीरो के नाम से याद रखेगी और ये किताबों का हिस्सा भी बनेंगे क्योंकि ये रिफ़ॉर्म्स लेकर आएँगे। तो अब शाहीन की बात, जब भी इकबाल साहब की जो मुझे बात है वो इसलिए पसंद आती है। शाहीन एक परिंदा है, आप जानते हैं कि शाहीन जी। ईगल, वो एक ऐसा वाहिद परिंदा है जो परिंदों का सरदार है। अब सारे परिंदे जब बारिश होती है तो दरख्तों का सहारा लेते हैं, कहीं छाँव ढूँढते हैं, कुछ करें। लेकिन शाहीन जो कि उड़ने की वैसी कैपेसिटी रखता है जो दूसरे परिंदे रखते हैं, वो उड़ता हुआ बादलों के ऊपर से जाके किसी चट्टान में चला जाता है। वो अपनी परवाज़ का इस्तेमाल करके किसी चट्टान पे जाता है और किसी दरख्त की छाँव से भीख नहीं माँगता। वो अपने चट्टानों में बैठकर वहाँ अपना इंतज़ाम करता है और जब बारिश खत्म हो जाती है तो अपनी मर्ज़ी से आता है, अपना शिकार करता है और चला जाता है। तो ये एक पैगाम है और यही वो ऑथर हैं जिनकी सोच मुझे लगता है कि लोगों तक पहुँचानी है। हमारे यहाँ बहुत सारे शाहीन हैं, उन्हें ये जानना है कि उनमें क्या खूबसूरती है। किसी और के लिए लड़ने के बजाय अगर खुद के ज़हन अपनी सोच को इस्तेमाल करें तो मेरा ख़्याल है कि वो मुआशरे को ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे और उस खूबसूरती से ही हम देख सकते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो इतनी खूबसूरत या इतनी तरक्की याफ़्ता हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी सोच इस्तेमाल कर रहा है। हर इंसान खुद से क्यू में खड़ा होता है, खुद से कानून फ़ॉलो करता है और खुद से सही को सही और गलत को गलत कहता है और अमन चाहता है। यहाँ पैगाम परिंदों तक पहुँचा दिया गया है कि आप महफ़ूज़ हैं, परिंदे पैरों में आपके चल के चले जाते हैं। परिंदे भी जानते हैं, जब आग लगती है तो परिंदे आवाज़ देते हैं लोगों को कि हमें बचाओ। जानवरों ने आग लगने पर ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज़ ने लोगों को आवाज़ दी कि भाई हमारी मदद करो, हम जल रहे हैं। कोआला ने चिल्लाया। तो ये पैगाम इंसान पहुँचा सकता है और मुझे लगता है कि यही वो ऑथर हैं, जिनकी मेरा ख़्याल है कि वही शायर हैं, मुफ़क्किर हैं, जिनकी सोच का इस्तेमाल किया जा सकता है और शायद मैं भी इस रोशनी में कुछ सीखते चले जाऊँ। अच्छा, तो ये तो अल्लामा इकबाल का नाम आपने लिया तो मैं समझता हूँ कि वो पोएट्री में ज़्यादा ये बात जी हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट पोएट्री। में आई पोएट्री के।
प्रोज में या फिर और जो दूसरे जो हैं उनमें अगर किसी का नाम लीजिए, फिक्शन में प्रोज लीजिए, किसी एसेइस्ट का नाम लीजिए। जी, जी। प्रोज़ में जैसे मुंशी प्रेमचंद साहब हैं और अल्लाह जन्नत नसीब करे कि हमारे एक बड़े अहम प्रोज़ अशफाक अहमद साहब प्रोज़ राइटर रहे हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो ये वो लोग हैं जो कि अच्छा इन लोगों के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है, अब ज़ाहिर है अदब तो हर जगह है। और ये वो नाम हैं जिनको मैं बड़े गौर से देखती हूँ कि इनके लिखे और इनके किए हुए काम काफ़ी अच्छे हैं। अशफाक साहब के जो है ना वो तो सूफ़ीज़्म की तरफ थे और प्रेमचंद साहब तो खुद एक बड़ी बेहतरीन शख्सियत है, तहरीर-निगार हैं। तो इन लोगों के नाम कुछ ऐसे हैं और जब भी कभी कोट करने के लिए आता है तो इन्हीं की बातें जो है ना वो ज़हन में आती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। सीधे मतलब सादी। मैं कश्मीरी हूँ तो मुझे गाँव वाली मिसालें ज़्यादा समझ में आती हैं। अशफाक साहब वो थोड़े-से दरवेश गाँव वाले थे, तो उनकी जो बातें थी वो भी कुछ ऐसी ही होती थी। तो बस मैं वही नोट करके जहाँ भी कहीं अपना मुझे लगता है कि ये बात फिट हो जाएगी क्योंकि मुझे ज़रा ईज़ी बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, तो मैं वो जाके वहाँ लगा देती हूँ। बाकी तो बहुत सारे राइटर हैं जिनका नाम लिया जाए तो कम है, लेकिन ये 2 अहम हैं, जिनकी बात मैं करूँ। जी, तो हम लोग अब बातचीत खत्म करेंगे। खत्म करें जी। उससे पहले बताइए कितनी इंडिपेंडेंट हुई आप? खाना वगैरह आप खुद पकाती हैं कि सब्जी खुद लाती हैं कि क्या करती हैं? मतलब इंडिपेंडेंस का आपका जो पैमाना है वो क्या अभी चल रहा है सिडनी में? सारे काम खुद करती हूँ। अब जब कश्मीर में अगर कंपेयर करें तो वहाँ तो बहुत सारे लोग होते थे, मतलब बहुत सारे लोग होते थे जो काम कर देते थे। यहाँ घास खुद काटती हूँ, सब्ज़ी भी खुद लानी है, खाना भी खुद बनाना है, घर भी खुद साफ करना है। थोड़ी कारपेंटर भी हूँ, गार्डनर भी हूँ, उसके साथ-साथ कुक भी हूँ, होस्ट भी हूँ, सारे काम खुद कर लेती हूँ। और यही मेरी फैमिली को पसंद है कि क्या इंडिपेंडेंस आ गई है। लेकिन अब ये लगता है कि काफ़ी काम सारे खुद ही करने पड़ते हैं। कोई यहाँ पे नौकर आप रख भी नहीं सकते, तो बहुत इंडिपेंडेंस है और दूसरी चीज़, अकेला रहना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। मुझे अकेले रहना आ गया। वैसे तो इंसान अकेला ही होता है, लेकिन अपने साथ वक़्त गुज़ारना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। जब आप अकेले होते हैं, तो आपके साथ शैतान भी है, भगवान भी। और जब आप अकेले होते हैं, तो कभी इंसान अपने आप से ज़्यादातर सच बोलता है। तन्हाई आपसे इंसान का इम्तिहान भी है और उसमें इंसान को अपने बारे में पता चल जाता है। तो अकेला होना कभी-कभी आपको पागल कर देता है और कभी-कभी आपको ये सिखा देता है कि आप कौन हैं। आप बहुत बड़ी चीज़ नहीं हैं। आप जैसे आए थे, आप जैसे चले जाएँगे और आपके से ज़्यादा अच्छे आएँगे। शायद वो आपसे भी अच्छा कुछ करके जाएँ, पर वो भी जाएँगे। ये सब जिस फ्लुएंसी से आप बोल रही हैं, आपको कभी-कभी लगता है कि एक दिन आप वो जो होते हैं स्पिरिचुअल गुरु लोग जो होते हैं टीवी पे बैठ के वो मंत्रा देते रहते हैं वो कुछ करने की राह पे बढ़ रही हैं क्या? नहीं, बस मुझे मेरे पास जो भी है वो अपनी ज़ात से ही है। तो जब कहते हैं ना इंसान अपने आप में महफ़िल है, अपने आप में ही अकेला है, तो वो जो सोच होती है वो उसी वक़्त डेवलप होती है। ये नहीं पता कि भई जो स्पिरिचुअल होता है उसको खुद भी नहीं पता होता वो स्पिरिचुअल है। ये तो वो कैफ़ियत है जो किसी इंसान पे तारी होती है। अब हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो उसको जो उससे बाहर आता है। वो उसकी एनर्जी है, रोशनी है या उसकी शख्सियत है। स्पिरिचुअल का तो पता नहीं, पर जो मेरा मकसद है आने का वो मैं भी नहीं जानती। पर अगर वो पूरा हो जाए, वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन अगर वो पूरा हो जाए तो शायद उससे क्या होगा कि उससे शायद सुकून बढ़ जाएगा। वो काम जो आपको सुकून दे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि आप तन्हाई में अकेला महसूस कर आप हुजूम में अकेला महसूस करना शुरू कर दें, आप अपनी तन्हाई में महफ़िल बनाइए, ताकि आपको हुजूम की परवाह ना हो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नादिया, आपने हमारे लिए इतना वक़्त दिया और हुँ, पहली बार हम आपको क्लब हाउस के बंद कमरों से निकाल कर देख पाए और आपका आर्टिकुलेशन, आपका जो थिएटर का एक्सपीरियंस और आपका जो अलग तरह का कॉन्फिडेंस वो हमारे सामने आया। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने हमारे लिए इतना वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया मौका देने का, इस नाचीज़ को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।
जन चौक के इस खास प्रोग्राम मेरी तेरी उसकी बात में आज थी हमारे साथ नादिया, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से हमारे साथ जुड़ी हैं, और वो एक पब्लिक स्पीकर हैं, ट्रांसलेटर हैं, थिएटर करती हैं, और भारत के शहर कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। थोड़ा वक्त उनका लंदन में भी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।